आप सभी का दिल खोल के स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हार्ट कंसेप्ट पर। 73वें गणतंत्र दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। जय हिंद, जय भारत की जय। करते हैं आज का भंडारा शुरू। भंडारे का पहला क्वेश्चन है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ये क्या होता है? टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू du अपॉन dy, वेयर टाउ इक्वल टू शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स डिवाइड बाय एरिया। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। du अपॉन dy क्या है? शियर स्ट्रेन। इसी को बोलते हैं रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन, इसी को बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ ग्रेडियंट। ठीक है, जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आता था, वो कांस्टेंट हो जाएगा म्यू। म्यू को बोलते हैं डायनामिक विस्कोसिटी। ठीक है, अब यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है इसकी यूनिट क्या है? यूनिट कैसे निकालेंगे? देखो, म्यू इक्वल टू टाउ डिवाइड बाय du अपॉन dy लिख सकते हैं। ठीक है, यहां लिख दिया। टाउ की यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, du क्या है? वेलोसिटी है, वेलोसिटी की क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड। और 1 अपॉन dy क्या है? डिस्टेंस है, इसकी मीटर हो जाएगी। ठीक है, मीटर से मीटर कट जाएगा, सेकंड ऊपर जाएगा, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। यानी कि जो विस्कोसिटी की फर्स्ट यूनिट आ गई वो होगी न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। एक चीज तो समझ में आती है अपन को। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज क्या होती है? जो न्यूटन है वो काय की यूनिट है? फोर्स की। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक है, ध्यान से देखना, एक्सीलरेशन। अब फोर्स इक्वल टू मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। एक्सीलरेशन की क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो यहां इसको पुट करो, न्यूटन के हमें क्या लिख सकता हूं? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इनटू में क्या है? सेकंड है, डिवाइड में मीटर स्क्वायर है। अब इसको देखो, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, मीटर से मीटर, यानी कि जो म्यू की दूसरी यूनिट आ गई वो क्या हो जाएगी? किलोग्राम पर मीटर सेकंड। मतलब सेकंड यूनिट आपकी है गई। मतलब यदि ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन भी आ तो आप कर सकते हो थर्ड क्या हो जाएगी? जो विस्कोसिटी की यूनिट होती है वो होती है पॉइज। ठीक है, पॉइज कैसे? 1 पॉइज इक्वल टू क्या होता है? 0.1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ये आपका हो गया। तो इसकी यूनिट पॉइज भी होती है। ठीक है, ये हो गया। एक और देखो, पास्कल को लिखते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट जो होती है, जैसे अपन ने लिखा, इसकी यूनिट म्यू इक्वल टू न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर थी। इसको अपन क्या लिख सकते हैं? पास्कल सेकंड भी लिख सकते हैं। तो इसकी देखो, न्यूटन जो अपने विस्कोसिटी के बारे में काफी कुछ पढ़ लिया है। ठीक है, तो विस्कोसिटी की यूनिट क्या हो गई? पहली हो गई न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, दूसरा हो गया किलोग्राम मीटर सेकंड, तीसरा होगा पॉइज। 1 पॉइज इक्वल टू 0.1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, उसी को बोलते हैं पास्कल सेकंड। ठीक है, इसकी डायमेंशंस बहुत आती है, वो पढ़ते हैं। डायमेंशंस भी आती है क्वेश्चन, तो कैसे करेंगे? देखो, डायमेंशंस के लिए देखो, म्यू इक्वल टू, अब ये बताओ न्यूटन क्या है? एक फोर्स है, फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। अब फोर्स इक्वल टू क्या लिख सकता हूं? देखो, फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, यानी कि एक्सीलरेशन। देखो, यानी कि यदि फोर्स देखूं तो जो किलोग्राम और इसकी क्या होती है? एक्सीलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि फोर्स के हमें लिख सकता हूं, देखो, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो, एस मीटर स्क्वायर, ऐसा हो सकता है। देखना, मैं डायमेंशंस बना रहा हूं, ध्यान से देखना। देखो, मीटर से मीटर मैंने कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, सेकंड से सेकंड कर दिया, यानी कि जो म्यू हो गया, ऊपर किलोग्राम बचा, नीचे क्या हो गया? सेकंड मीटर। तो देखो, ये क्या होगा? किलोग्राम की डायमेंशंस होती है m, इसकी क्या होती है? t, इसकी होती है l। यानी कि जो म्यू की डायमेंशंस आ गई वो m l-1 t-1। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डायमेंशंस। ठीक है, तो आपने जो डायनामिक विस्कोसिटी है उसके बारे में पूरा पढ़ लिया। ठीक है, तो म्यू की आप चेक कर लो, m l-1 t-1। ठीक है, ये हो गया। अब से ठीक है, डायनामिक विस्कोसिटी पढ़ ली। अब है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ठीक है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी को म्यू से डिनोट करते हैं। कैसे करते हो? म्यू, ऐसे बनाते हो, देखो। ठीक है, न्यू, ये न्यू होता है। ठीक है, अब न्यू से डिनोट करते हो तो इसका क्या होता है? न्यू इक्वल टू होता है म्यू डिवाइड बाई रो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
यानी कि आपने क्या देखा कि जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी इट इज द रेशियो ऑफ द डायनामिक विस्कोसिटी टू डेंसिटी, मास डेंसिटी, ठीक है। म्यू डिवाइड बाय रो हो गया। अब इसकी यूनिट की बात करते हैं। देखो इसकी जो यूनिट होती है, देखो एक तो होती है मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है, ये हो गया। दूसरी यूनिट होती है स्टॉक्स। 1 स्टॉक्स इक्वल टू क्या होता है, 1 स्टॉक्स इक्वल टू होता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। समझ में आया? यदि स्टॉक्स में आ रहा है तो क्या सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड में। तो आपने काइनेमेटिक विस्कोसिटी की दो चीज पढ़ ली। एक तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो न्यू इक्वल टू म्यू डिवाइड बाय रो। म्यू इज द क्या है, डायनामिक विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी, ठीक है। और रो क्या है, मास डेंसिटी, मास डेंसिटी हो गया, ठीक है। उसकी जो यूनिट हो गई वो यूनिट क्या हो गया, एक तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड हो गया, एक होती स्टॉक्स। 1 स्टॉक्स इक्वल टू होता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है। तो यानी कि आपका ये यूनिट हो गया, यानी कि ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी हो गया, डायनामिक विस्कोसिटी। अब एक क्वेश्चन इसका करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आता है। देखो इसका डायमेंशंस भी देख लेते हैं, दोनों का इसका भी देख लो डायमेंशंस। डायमेंशंस निकालेंगे, देखो न्यू। अब न्यू का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा एल स्क्वायर, और इसका मतलब क्या हो जाएगा टी, यानी कि जो न्यू का डायमेंशन हो जाएगा वो एल स्क्वायर टी माइनस 1। सिंपल, समझ में आया, ठीक है। तो आपका उसका भी आपने डायमेंशन से देख लिया, इसका भी डायमेंशन, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं। इफ द डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ अ फ्लूइड इज 0.5 पॉइज एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 0.5, देन द काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड इन स्टॉक्स। स्टॉक्स में चाहिए। अब देखो क्वेश्चन में सॉल्व जैसे कर रहा हूं उसकी प्रोसेस समझना कैसे करते हैं। देखो सबसे पहले इसको गिवन लिखो। गिवन में क्या है, गिवन में डायनामिक विस्कोसिटी म्यू से डिनोट करते हैं, 0.5 पॉइज हो गया, ठीक है। 0.5 पॉइज हो गया, यानी कि इसको डायरेक्ट चेंज भी, यानी कि 10 का डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 0.5 डिवाइड बाई 10। देखो इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, यानी कि 1 डिवाइड बाई 20 हो जाएगा, यानी कि न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। इसको चेंज कर लिया। अब देखो म्यू का ये हो गया। अब अपन को क्या करना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, 0.5 है, ठीक है। काइनेमेटिक फाइंड क्या करना है, इधर देख लो, फाइंड में क्या है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी चाहिए। जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है, देखो काइनेमेटिक विस्कोसिटी, इसको कहां से डिनोट करते हो, इसको करते हैं न्यू से डिनोट, न्यू से करते हो, ठीक है। जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है म्यू डिवाइड बाई रो। अब एक चीज तो आपको समझ में आ गई, यदि मुझे म्यू की वैल्यू और रो की वैल्यू मिल जाए तो दोनों को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर दो तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो रो है, अगर मुझे रो ऑफ फ्लूइड चाहिए, रो ऑफ फ्लूइड चाहिए तो कुछ नहीं करना, जी की वैल्यू आपको गिवन है, इसमें 1000 का इंटू कर दो, ठीक है। 1000 क्या होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। तो जी की वैल्यू कितनी है, 0.5, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है, 1000, 10 हो गया यहाँ देखो, तो ये 500 आ जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, किलोग्राम पर मीटर की, ठीक है, क्योंकि डेंसिटी क्या होती है, मास पर वॉल्यूम, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में आ गई, यानी कि 500 आ गई, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको करना है काइनेमेटिक विस्कोसिटी म्यू। अब म्यू का क्या है, देखो म्यू की वैल्यू थी 1 डिवाइड बाई 20 और डिवाइड बाई रो की वैल्यू कितनी आ गई, 500, यानी कि आपने क्या कर दिया, देखो 10 हो गया, ये आ गया, ठीक है। अब ये वैल्यू किस में आ गई, ये तो वैल्यू आ गई मीटर स्क्वायर पर सेकंड में आ गई। अब आपको जब न्यू इक्वल टू 1/10,000 मीटर स्क्वायर पर सेकंड में आ गई, लेकिन क्वेश्चन आप देख रहे हो, क्वेश्चन किसमें पूछा, स्टॉक। अब 1 स्टॉक्स इक्वल टू क्या होता है, जो 1 स्टॉक्स इक्वल टू होता है वो होता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। अब जब आपको ये मीटर स्क्वायर पर सेकंड और सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, आपने लिख लिया 100 सेंटीमीटर, यानी कि जो न्यू इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 10,000, ठीक है। अब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है तो स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। अब देखो 4 जो है 4 कट जाएगा, यानी कि जो न्यू की वैल्यू आ गई वो हो गई 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है। यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं, जो न्यू इक्वल टू आ गया वो हो गया 1 स्टॉक्स, यानी कि आंसर आ गया 1 स्टॉक। स्टॉक्स में चाहिए थे 1 स्टॉक, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यहां हो गया। सरफेस टेंशन आता है, सरफेस टेंशन को सबसे पहले सिग्मा से डिनोट करते हैं। दूसरा पॉइंट,
देखो जो सरफेस टेंशन होता है वो ड्यू टू कोहेजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, जितने पॉइंट बोलूं बिल्कुल लिखते जाना, ड्यू टू कोहेजन, ठीक है। सरफेस टेंशन की यूनिट आती है, देखो सिग्मा इक्वल टू होता है एफ डिवाइड बाई एल, तो सरफेस यूनिट, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब जो सरफेस टेंशन की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन पर मीटर। अब कहो तो डायमेंशंस निकाल दूं, देखो डायमेंशंस कितना मजा आएगा। डायमेंशंस में क्या करते थे, देखो न्यूटन पर मीटर है, न्यूटन की क्या हो जाएगी, किलोग्राम, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 डिवाइड बाई मीटर हो जाएगी, मीटर से मीटर यानी किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा एम, इसका हो जाएगा टी का स्क्वायर, यानी कि इसकी डायमेंशन क्या होगी, एम टी माइनस 2, यानी कि ये हो गया डायमेंशन, डायमेंशन हो गया, ठीक है, ये हो गया एम टी माइनस 2, यानी कि सरफेस टेंशन की जो यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि देखना सरफेस टेंशन सिग्मा से डिनोट करते हैं, स्ट्रेस मत समझ लेना इसको, ठीक है। सरफेस टेंशन की यूनिट यही होती है, ड्यू टू कोहेजन, इसको याद रखना, इसकी डायमेंशन ये हो गई। अब अपन इसके पढ़ते हैं एप्लीकेशन। देखो एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन, देखो फर्स्ट है, इसकी 3 एप्लीकेशन है। फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ वाटर जेट, सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड वाटर ड्रॉप, लिक्विड ड्रॉपलेट, और थर्ड है फॉर्मेशन ऑफ बबल्स। देखो क्वेश्चन में यदि कहीं लिखा आ रहा फॉर्मेशन ऑफ वाटर जेट, तो इसका जो प्रेशर होता है वो होता है 2 सिग्मा डिवाइड बाई डी। फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट यानी कि क्या हो जाएगा 4 सिग्मा डिवाइड बाई डी, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ बबल की बात करते हैं तो 8 सिग्मा डिवाइड बाई डी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल पर्पस, ठीक है। सीधा सीधा वाटर जेट 2 सिग्मा डिवाइड बाई डी, फिर लिक्विड, देखो मैं ट्रिक बता रहा हूं, सबसे पहले अपन ने क्या है वाटर जेट लगाया, ठीक है, तो 2 सिग्मा अपॉन डी हो गए, फिर उसमें क्या है बबल्स आए, लिक्विड के ड्रॉपलेट आए यानी कि 4 सिग्मा, फिर उसके बाद बबल्स बनते हैं यानी कि 4 सिग्मा, बबल्स में डबल लेयर हो जाती है इसलिए क्या हो जाता 8 सिग्मा अपॉन डी। तो तीनों फॉर्मूले आपको लर्न कर लेने। अब इसका एक क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ में। क्वेश्चन है देखो, द सरफेस टेंशन इज सो बबल 20 mm डायमीटर व्हेन इनसाइड प्रेशर इज 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज। देखो क्वेश्चन वही सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन। गिवन में क्या है, देखो डायमीटर गिवन है 20 mm, 20 mm का मतलब क्या है 20 इंटू 10⁻³ मीटर, तुरंत चेंज कर लिया करो, ठीक है। फिर उसने प्रेशर दे दिया है, प्रेशर क्या है 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सिंपल है। फिर उसने क्या कहा, अब देखो अपन को फाइंड क्या करना है, सरफेस टेंशन यानी कि सिग्मा। अब देखो कंडीशन कौन सी है, सोप बबल वाली कंडीशन है, ये सोप बबल की कंडीशन है। तो अपन ने क्या लिखा था, देखो तो प्रेशर होता है वो क्या होता है 8 सिग्मा डिवाइड बाई डी, सिंपल है, ठीक है। इसको सॉल्व कर दो, देखो 2 है 8 सिग्मा, तो अपन को चाहिए डी की वैल्यू क्या है 20 इंटू 10⁻³ ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, देखो इस साइड ले जाएंगे, 2 इंटू 20 इंटू 10⁻³ है इक्वल टू 8 सिग्मा, ठीक है। 2 4 जा 8, 4 5 जा 20, यानी कि सिग्मा इक्वल टू 5 इंटू 10⁻³ क्या हो जाएगा न्यूटन पर मीटर। इसका आप आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर इज द करेक्ट, ठीक है। सिग्मा की वैल्यू आ गई 5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ठीक है। देखो अभी सोप बबल जो भी कंडीशन आएगी उसका फॉर्मूला आप अप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। कैपिलरी स्टार्ट करते हैं। देखो कैपिलरी क्या होता है, किसी भी पाइप में, ठीक है, फ्लूइड का राइज होना या फॉल होना कैपिलरी कहलाता है, ठीक है। अब H इक्वल टू 4 सिग्मा cos थीटा डिवाइड बाई रो GT, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस फॉर्मूले को तो दिमाग में फिट ही कर लेना, ठीक है। वाटर एंगल की बात करूं तो वाटर ग्लास के लिए जो थीटा होता है वो 28 डिग्री, HG के लिए जो थीटा होता है वो 135 डिग्री, और क्लीन सरफेस के लिए 0 डिग्री, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। H इक्वल टू 4 सिग्मा cos थीटा डिवाइड बाई रो GT। अब देखो जब फ्लूइड राइज होता है तो क्या होता है, जब फ्लूइड फॉल होता है तो क्या होता है। देखो राइज होगा तो जो कोएसिव फोर्स होगा वो लेस देन अधेसिव फोर्स, और जब फॉल होगा तो जो कोएसिव फोर्स होगा वो ग्रेटर देन अधेसिव फोर्स, ठीक है। राइज ऑफ फ्लूइड को बोलते हैं वेटिंग। एग्जांपल क्या हो गया अपना वाटर, इसमें जो एंगल होता है वो 90 डिग्री से कम होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं एक्यूट एंगल, ठीक है। एक्यूट भी छोटा, ठीक है, 90 से कम हो गया। अब देखो फॉल ऑफ फ्लूइड की बात करूं, इसको बोलते हैं नॉन वेटिंग, ठीक है। एग्जांपल हो गया क्या Hg मरकरी, और थीटा की जो एंगल की वैल्यू होगी वो 90 डिग्री से बड़ी हो गई, इसके लिए इसको बोल दिए एक्सट्यूस एंगल, ठीक है। तो दो चीज समझ में आई आपको, कैपिलरी का पूरा प्रोसेस समझ में आ गया। ये वाला फॉर्मूला बहुत आता है, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं, समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है,
द मैक्सिमम डायमीटर दैट अ कैपिलरी ट्यूब कैन हैव टू इंश्योर दैट अ कैपिलरी राइज ऑफ एट लीस्ट 6 mm is achieved when the tube is dipped into a body of liquid with surface tension 0.08 न्यूटन पर मीटर, डेंसिटी दे दिया 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इज। अब उसने क्या मैक्सिमम डायमीटर पूछ लिया है, ठीक है जी, मैक्सिमम डायमीटर। तो सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, गिवन। गिवन में क्या दे दिया उसने, राइज दे दिया, यानी एच की वैल्यू कितना है 6 mm, ठीक है। डेंसिटी की वैल्यू कितना है 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और सरफेस टेंशन यानी कि सिग्मा की वैल्यू है 0.08 न्यूटन पर मीटर। एक काम करते मीटर मीटर में, इसको भी मीटर में चेंज कर लेते, 6 × 10⁻³ मीटर। इतनी चीज तो अपन को समझ में आती है। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, H = 4 सिग्मा cos थीटा डिवाइड बाई रो GD। यहां तक समझ में आया, ठीक है। अब मेरे को क्या D की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो H की वैल्यू क्या है अपने पास 6 × 10⁻³ ठीक है, 4 सिग्मा की वैल्यू 0.08 cos थीटा। अब देखो क्लीन सरफेस है, एंगल तो है नहीं, क्लीन सरफेस यानी cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। रो की वैल्यू कितनी है 900, जी की क्या होती है 9.81 इंटू डी। अब मेरे को डी की वैल्यू निकालना है तो फाइंड आउट कर सकते हैं ना, सॉल्व करके बताता हूँ। तो आएगी वो 0.64 × 10⁻³ हो जाएगी। ये किस में आएगी, मीटर में, और वैल्यू चाहिए आपको mm में, तो 10⁻³ का इंटू कर दूंगा, यानी कि 6 mm इज द करेक्ट आंसर। तो आपका कौन सा बी इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं सिंपल से कैपिलरी के, तो आप कर लेना, ठीक है, कैपिलरी, ठीक है, इसको बस देख लेना। जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, ये आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादे में जीत की गूंज चाहिए। कंसेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी, पहले तो इसको इंपॉर्टेंट करो, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी के दो केस बनते हैं। पहला केस पढ़ते हैं कंप्लीटली सबमर्ज, जब बॉडी क्या हो कंप्लीटली सबमर्ज हो, तो उसके 3 कंडीशन है। पहली स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम कब बोलेंगे, जब CG बिलो दी CB, मतलब CG का मतलब क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और CB का मतलब है सेंटर ऑफ बायोन्सी, ठीक है, ठीक है, सेंटर ऑफ बायोन्सी, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, यदि स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन आए तो CG बिलो दी CB, देखो हमेशा याद रखना, मैं ट्रिक बता रहा हूं आपको, स्टेबल कंडीशन में हमेशा CG नीचे होता है, याद रख लेना, ठीक है। दोनों केस में बताऊंगा, CG हमेशा नीचे होता है। देखो स्टेबल है तो मैंने क्या बोला, CG बिलो दी CB, यानी कि CG आपका CB से नीचे। अब देखना अनस्टेबल उल्टा होना चाहिए, यानी CG ऊपर, देखो CG अबव दी CB। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या हो, दोनों कॉन्साइड कर जाएंगे, देखो कॉन्साइड कर गए, कोई डाउट होने नहीं चाहिए। देखो एक ही ट्रैक, मतलब CG को पकड़ लो, तब CG को, यदि आपकी स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन है यानी CG हमेशा नीचे होने वाली, बात दिमाग में फिट कर लो, यानी कि CG बिलो दी CB। देखो CB के नीचे है ना CG, स्टेबल हो गया, अनस्टेबल का हो जाएगा CG ऊपर हो जाएगा, CG अबव दी CB। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में दोनों क्या हो जाए, कॉन्साइड कर जाएंगे, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ट्रिक बिल्कुल याद है, यानी CG को आपको पकड़ लेना, ठीक है। केस फर्स्ट होगा, केस सेकंड पढ़ते हैं। केस सेकंड की बात करते हैं, पार्शियली सबमर्ज। जब बॉडी पार्शियली सबमर्ज होगा तो देखो स्टेबल, फिर वही तीनों कंडीशन बनने वाली। अब देखो इसमें जब पार्शियली सबमर्ज होता है तो इसमें मेटा सेंटर पॉइंट आ जाता है। उसमें क्या था, बायोन्सी CB था, सेंटर ऑफ बायोन्सी, इसमें मेटा सेंटर पॉइंट। अब मैंने देखो एक ट्रिक बताई कि CG हमेशा ही नीचे होने वाला। देखो स्टेबल कंडीशन में मेटा सेंटर अबव दी CG, इसका मींस क्या हुआ, देखो इसका मींस क्या हुआ, मैंने बोला मेटा सेंटर अबव दी CG, तो CG के ऊपर क्या है मेटा सेंटर, यानी CG क्या बिलो ही तो हो गया, तो यानी कि स्टेबल कंडीशन हो गया। अनस्टेबल में क्या होगा, मेटा सेंटर बिलो दी CG, यानी कि जब मेटा सेंटर CG के बिलो है तो CG ऊपर हो गया, यानी कि अनस्टेबल हो गया। न्यूट्रल में कॉन्साइड हो गया। मतलब दोनों जो इक्वेशन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब दोनों केस जो बने हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको एकदम याद कर लेना। अब नेक्स्ट देखते हैं, मेटा सेंटर पॉइंट पढ़ते हैं, ठीक है। उसमें भी 3 कंडीशन बनने वाली है। फर्स्ट है स्टेबल कंडीशन, जब GM की वैल्यू 0 से बड़ी हो जाएगी, यानी कि GM इज ग्रेटर देन 0, मैं बता रहा हूं क्या है, ठीक है। अनस्टेबल में GM इज लेस देन 0, और न्यूट्रल में क्या हो जाएगा, GM की वैल्यू 0 होने वाली, यानी कि
तीन कंडीशन पढ़ लो। एक जीएम होता है, मेटासेंट्रिक हाइट होता है, ठीक है। यदि मेटासेंटर हाइट आपकी 0 से बड़ी है वो स्टेबल होता है, 0 से छोटी है वो अनस्टेबल होगा, और न्यूट्रल 0 के बराबर हो जाएगा। अब देखो वेयर जीएम इक्वल टू मेटासेंटर हाइट, मेटासेंटर हाइट देखो ये पॉइंट है, देखो एक जो बायोंसी पॉइंट हो गया, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, ये मेटासेंटर हो गया पॉइंट, ठीक है। यदि मुझे मेटासेंट्रिक हाइट चाहिए तो देखो, यदि मेरे को काय की वैल्यू चाहिए जीएम की, जीएम क्या है यहां से यहां तक, यहां से यहां तक करना है, तो मैंने क्या किया देखो बीएम ये हो गया, बीएम में से मैंने बीजी को लेस कर दिया, इसको लेस कर दिया, पूरे में से इसको लेस कर दोगे, देखो पूरी वैल्यू में से इसको लेस कर दोगे तो ये बीच की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यही है आपकी मेटासेंट्रिक हाइट, ठीक है। तो मेटासेंट्रिक हाइट वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन भी आ जाती है ऑब्जेक्टिव में। तो मेटासेंट्रिक हाइट क्या होती है, द डिस्टेंस बिटवीन मेटासेंटर एम एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी, मतलब किस किस के बीच की डिस्टेंस, मेटासेंटर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं आप, मेटासेंट्रिक हाइट, ठीक है। ये हो गया, देखो मेटासेंट्रिक हाइट जी और एम के बीच की हो गई, ठीक है, ये चीज हो गई। दूसरा आता है जो मेटासेंट्रिक रेडियस होता है, जो जिसको बीएम बोलते हैं उसको बोलते हैं मेटासेंट्रिक रेडियस। तो मेटासेंट्रिक रेडियस क्या होता है, आई डिवाइड बाई वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, मतलब आई क्या है, आई है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइड बाई क्या करना है, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम, तो ये बीएम निकल आता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गए मेटासेंटर पॉइंट से रिलेटेड जितने भी आते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसके किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो भी देख लेते हैं। द कंडीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम फॉर अ फ्लोटिंग बॉडी, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। आप देखना उसने क्या बोल दिया, स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए, ये स्टेबल, ध्यान से देखना, चार ऑप्शन दिए, चारों पढ़ते हैं पहले। ए नंबर, द मेटासेंटर एम कोइंसाइड विद द स्टेबल ऑफ ग्रेविटी, ये बताओ स्टेबल में मेटासेंटर कोइंसाइड होता था, गलत हो गया। द मेटासेंटर एम इज अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मैंने क्या बोला था, स्टेबल कंडीशन में हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या रहेगी, नीचे। तो इसका मींस क्या होगा, मेटासेंटर अबव सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसका मतलब क्या, सेंटर ग्रेविटी नीचे होगा, मेटासेंटर ऊपर, यानी कि सेकंड सही हो जाएगा। थर्ड क्या दिया, द मेटासेंटर एम इज बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी कि इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो ऊपर होगा, यानी ये गलत होगा, ये गलत होगा, यानी कि आंसर इस टाइप का क्वेश्चन आता है। समझ में आ गया, मतलब स्टेबल कंडीशन में सिर्फ क्या देखना है आपको, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे रहेगा। अब देखो इसका मींस क्या हो गया, द मेटासेंटर एम इज अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब देखना है, जब मेटासेंटर अबव है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो गया, नीचे ही तो हो गया, यानी कि इसका आंसर ठीक सही है ना, ये हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन आता है। सेकंड देखो, फॉर अ सबमर्ज्ड बॉडी इफ द सेंटर ऑफ बायंसी इज अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब देखो सेंटर ऑफ बायंसी यानी कि आपने सीबी लिख दिया, ठीक है, सीबी अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या आ गया, नीचे आ गया, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे आ गया तो कौन सी कंडीशन हो गई, स्टेबल। तो दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब आपके लिए तो सिंपल क्वेश्चन हो गए, हलवा बना दोगे पूरे क्वेश्चन का, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, दो टाइप की अपन ने जितनी कंडीशन है बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, और आपने इस टाइप के क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। देखो इस टाइप का भी एक फॉर्मूला आता है, टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन फॉर पर्टिकुलर सबमर्ज बॉडी के लिए, वो टाइम पूछ लेता है। तो टाइम का फॉर्मूला होता है T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट के स्क्वायर अपॉन GM इंटू जी, वेयर GM क्या है, मेटासेंट्रिक हाइट है, K क्या है, रेडियस ऑफ गाइरेशन है, ठीक है, और ये टाइम आ गया। मतलब टाइम का एक फॉर्मूला आता है, ऑब्जेक्ट में बहुत आता है, ठीक है। तो इसको फॉर्मूला के याद रख लेना। यदि इसका क्वेश्चन भी आता है तो कर लेना, K की वैल्यू गिवन होगी, GM की होगी, और G की वैल्यू तो T निकालने को पूछ लेगा, या और कुछ भी दे देगा तो K ऐसे दे देता है, तो ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है, इसको देख लो। वर्टिकल प्लेन सरफेस सबमर्ज इन लिक्विड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको तो जितना इंपॉर्टेंट कर सको कर लो, ठीक है। दोनों कंडीशन इंपॉर्टेंट है, दोनों ध्यान से पढ़ना। देखो यदि क्वेश्चन आता है वर्टिकल प्लेन सरफेस सबमर्ज इन लिक्विड, ठीक है, प्लेन सरफेस कैसा है, वर्टिकल है, तो उसका जो टोटल प्रेशर होता है उसका फॉर्मूला होता है F इक्वल टू रो जी एच, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, रो जी ए एच बार, रो जी ए एच बार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से बिल्कुल देखना। देखो जो टोटल प्रेशर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रो जी ए एच बार, ठीक है।
जो सेंटर ऑफ प्रेशर रहेगा वो क्या रहेगा, IG डिवाइड बाय AH बार प्लस H बार। अब दूसरी कंडीशन होती है इंक्लाइंड प्लेन सरफेस सबमर्ज इन लिक्विड, ठीक है। तो जो टोटल प्रेशर होता है वो रो जी AH बार तो वही होने वाला है, लेकिन सेंटर ऑफ प्रेशर जब फाइंड आउट करोगे तो उसका एक फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है, क्योंकि इंक्लाइंड है तो एंगल आ जाएगा, इसलिए IG साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय AH बार प्लस H बार। अब देखो इसमें कहा क्या है, अभी बता दे रहा हूं और क्वेश्चन भी करते हैं, ठीक है। रो तो क्या हो जाएगा, मास डेंसिटी, जी क्या हो जाएगा, जी की वैल्यू दी रहती, ठीक है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इज द एरिया, एच बार क्या हो जाएगा, सी जी तक की डिस्टेंस, ठीक है। इसमें देखो वही चीज है, एरिया सब है, एंगल बन जाएगा, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ठीक है पिक ले लेना, ठीक है। रो जी एच बार हो गया, आई जी अपॉन एच बार प्लस एच बार, इसका ये फॉर्मूला होगा। दोनों हो गए, दोनों आप अपन इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं, किस टाइप का बनता है, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन करते हैं, देखो अ वर्टिकल ट्रायंगुलर गेट has one side is free surface with vertex downward if height of gate h the depth of center of pressure, ठीक है। तो सबसे पहले डायग्राम उसने क्या कहा कि जो वर्टेक्स है वो डाउनवर्ड है, देखो तो ट्रायंगुलर गेट है, डायग्राम ध्यान से देखेंगे, देखो ट्रायंगुलर गेट मैंने बना दिया इस टाइप का, वर्टेक्स नीचे इसलिए वर्टेक्स को नीचे कर दिया, ये वर्टेक्स हो गया, ठीक है। उसने कह दिया उसका गेट का हाइट क्या है, h है, ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। इसकी मैंने विड्थ भी ले ली, इतना चीज हो गया, ठीक है। फ्री सरफेस पर है, ये सब हो गया, ठीक है। अब उसने क्या बोल दिया, सेंटर ऑफ प्रेशर चाहिए इसका, सेंटर ऑफ प्रेशर। अब देखो कैसे फाइंड आउट कर, सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होता है, एच स्टार, एच स्टार का अभी अभी फॉर्मूला पढ़ा है अपन ने, क्या पढ़ा, IG अपॉन AH बार प्लस H बार। अब इसको करते हैं, कैसे करते हैं ध्यान से देखना, देखो कैसे मैं सॉल्व करता हूं, ध्यान से देखना। देखो यदि आपको H स्टार चाहिए तो आपको क्या IG की वैल्यू चाहिए, एरिया चाहिए और H बार की चाहिए, सिंपल वैल्यू आ जाएगी तो आप सॉल्व कर सकते हो ना। अब देखना कैसे फाइंड, सबसे पहले IG की बात करते हैं। IG क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, BHQ डिवाइड बाई 36, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये हो गया। अब उसने क्या बोला, एरिया, भाई एरिया क्या होता, इसका एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, ट्रायंगुलर का एरिया ये हो गया, ठीक है। अब उसने चाहिए एच स्टार, सॉरी एच बार, एच बार हमेशा याद रखना फ्री सरफेस से ही लेते हैं, तो क्या हो जाए, बेस से क्या होता है H/3। यहां तक तो चीजें समझ में आ गई, यानी कि यदि आप देखें इसमें वैल्यू पुट करना तो सिंपल सा है, यानी कि मैं देखना सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एच स्टार, देखो IG की वैल्यू रखो BHQ डिवाइड बाई 36, ठीक है, डिवाइड में एरिया कितना है 1/2 B इंटू एच, ठीक है, इंटू H बार कितना आया H डिवाइड बाई 3 प्लस H बार कितना आया H डिवाइड बाई 3। इसको करते हैं सॉल्व, ध्यान से करवाना भाई, ठीक है। देखो B से B कैंसल हो गया, H से स्क्वायर, ठीक है, एक H और तो H भी गया, ठीक है, 3 2 जा 6 बचा, यानी कि जो H स्टार हो गया, H स्टार वो क्या आ गया H/3, H/6 प्लस H/3। इसको सॉल्व करो, H स्टार आ गया 6 LCM 2H, यानी कि जो 3H डिवाइड बाई 6, यानी कि जो इसका जो H स्टार आने वाला है, H स्टार वो हो गया क्या 3H डिवाइड बाई 6 से 3 2 जा 6, यानी कि H/2, ठीक है। इसको ध्यान से H/2, यानी कि इसका आंसर उसने क्या पूछा था, डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर H/2। अब बताओ ऐसे क्वेश्चन आ गए तो आपको कहीं डाउट आने वाला, बिल्कुल डाउट ही नहीं आया, ठीक है। H स्टार फाइंड आउट करना था, मैंने सिंपल सा तरीका फिर से समझा रहा हूं। देखो पहले सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, उसमें क्या क्या चाहिए वो देख लो, IG चाहिए IG निकाल लिया, एरिया चाहिए एरिया, H बार चाहिए H बार, H बार क्या फ्री सरफेस से CG तक की डिस्टेंस जो होता है वही सब H बार, ठीक है। H बार क्या हो जाएगा 2H/3, ठीक है, ये हो गया। बस सिंपल सा आपने तरीका लगाया, आप आंसर पे आ गए, ठीक है, वेरी वेरी। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अ वर्टिकल रेक्टेंगुलर प्लेन सरफेस इज सबमर्ज्ड in water such that its top and bottom surface are
1.5 meter and 6 meter respectively below the free surface. The position of center of pressure below the free surface will be at a distance of. इस टाइप के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले तो डायग्राम बनाना सीखना है, ठीक है। क्वेश्चन ने कहा एक वर्टिकल रेक्टेंगुलर है, मैंने रेक्टेंगुलर बना लिया, अब नीचे क्या बना वो देखना है। फिर उसने कहा बोला कि इसका जो रेक्टेंगुलर प्लेन है उसका जो टॉप एंड बॉटम सरफेस 1.5 मीटर एंड 6 मीटर है, मतलब टॉप सरफेस कितने में 1.5 मीटर, कहां से, फ्री सरफेस के नीचे, ये आपने फ्री सरफेस बना लिया, उसके नीचे जो टॉप सरफेस इसका आएगा 1.5 मीटर में, मैंने 1.5 मीटर लेंथ ली और यहाँ पे टॉप सरफेस यहां से स्टार्ट किया तो ये टॉप सरफेस आ गया। और बिलो 6 मीटर में, मतलब यहां से बिलो कितने में, 6 मीटर में। समझ में आ गया डायग्राम में नीचे क्यों बनाया, फ्री सरफेस से। क्वेश्चन ने बोला है कि फ्री सरफेस से 1.5 मीटर पे जो रेक्टेंगुलर सरफेस प्लेन है उसका टॉप है, मतलब 1.5 पे टॉप हो गया और 6 मीटर पर बिलो है। समझ में आ गया, ये हो गया, ठीक है, इस टाइप का हो गया। अब उसने कहा पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर, मतलब एच स्टार ही फाइंड आउट करना है। एच स्टार क्या होता है, IG अपॉन AH बार प्लस H बार, फॉर्मूला तो वही हो गया, इसको अपन ने लिख लिया, इसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब ये वाला 4.5 कैसे आया, 6 में से इसको लेस कर दो, ये आ गया। अब देखो पहले वही चीजें, सबसे पहले IG क्या होता है, अब बताओ इसका क्या होगा, इसको बिट्स मान लो, ठीक है, ये बिट्स है, क्या होगा BDQ डिवाइड बाई 12, यानी कि B 4.5 डिवाइड बाई 12 हो जाएगा, ये सिंपल हो गया। एरिया क्या हो जाएगा, B इंटू 4.5, ठीक है, ये हो जाएगा। अब मुझे चाहिए H बार, मजा तो अभी आने वाला, हमेशा याद रखना जो भी CG निकालोगे फ्री सरफेस से निकालोगे, यानी कि फ्री सरफेस से चलो। मैं यहां से यहां तक घूम गया, यहां तक तो कुछ नहीं मिला, यानी कि मैंने 1.5 लिख दिया प्लस, यहां से यहां तक आ गए, आप यहां से यहां तक पैदल चले, यहां तक आ गए। अब अपन को CG तो चाहिए रेक्टेंगुलर की CG क्या होती है, B/2 या D/2। देखो यहां से यहां तक कितनी, 4.5 का मैं डिवाइड बाई 2 कर दूं, ठीक है, इसको सॉल्व कर दो, 1.5 हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करोगे, देखो मैं कर ले रहा हूं, तुम भी कर लेना, डिवाइड बाई 2, तो ये होगा 2.25, दोनों को ऐड कर दो प्लस 1.5 कर दूंगा तो 3.75 आ गया, यानी कि H बार की वैल्यू हो गई 3.75 मीटर। समझ में आ गया H बार कैसे निकालते, आप वैल्यू पुट कर दो H स्टार, ठीक है। IG की वैल्यू क्या है, B है, ठीक है, 4.5 का क्यूब है डिवाइड बाई 12, यही था, डिवाइड बाई एरिया की वैल्यू क्या है, B है इंटू 4.5 है, H बार की वैल्यू क्या है 3.75 और H बार की वैल्यू 3.75। इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से करना, ठीक है। देखो B से B कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व कर दोगे तो देखो 4.5 का क्यूब आ जाएगा डिवाइड बाई, ठीक है, ये 12 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ 4.5 हो जाएगा, यहाँ 3.75 हो जाएगा प्लस 3.75, ठीक है। इसको यदि मैं सॉल्व करूं देखो 4.5 से 4.5 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि जो H स्टार हो जाएगा 4.5 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 12 इंटू 3.75 प्लस 3.75। जब इसको सॉल्व करोगे तो इसका जो आंसर आने वाला है वो हो जाएगा 4.2 मीटर। सॉल्व कर लेना, आ जाएगा, सिंपल है, 4.2 मीटर, ठीक है। तो आपका जो H स्टार की वैल्यू आ गई वो क्या हो जाएगा 4.2 मीटर। इसको एक बार चेक कर लेना, सॉल्व कर लेना, आ जाएगा आंसर, सिंपल है, ठीक है। इसको कट पिट करके सॉल्व कर लो, वो तो कर लोगे ना, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो इसको हो गया, यानी कि एक टाइप का ये क्वेश्चन बनता है। अब जी क्वेश्चन होगा ना, दोनों सेंटर, यदि प्रेशर आ जाए फाइंड आउट करने को तो क्या कर लोगे, F इक्वल टू रो जी H बार, इसका फॉर्मूला पुट करो, आंसर। तो ये चीज समझ में आ गई, H बार कैसे निकालते हैं, डायग्राम कैसे बनाते हैं, सिंपल होगा, 4.2 मीटर इसका आंसर होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिंदगी की असल उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है, अभी तो नाफी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। दो क्वेश्चन है, बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इनके कंसेप्ट समझ लेना, आपको बिल्कुल इजी लगेंगे। देखो क्वेश्चन है, इन आइसबर्ग 15% ऑफ वॉल्यूम प्रोजेक्ट अबव द सी सरफेस इफ द स्पेसिफिक वेट ऑफ सी वाटर
is 10.5 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, द स्पेसिफिक वेट ऑफ आइसबर्ग चाहिए। देखो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए कुछ नहीं करना है, एक होता है आपका बायोन्सी फोर्स इक्वल टू वेट ऑफ बॉडी कर दो, आपका आंसर फिनिश। समझ में आया? मैं पूरा कंसेप्ट बताऊंगा, एक एक चीज पढ़ लेना, आज से ये वाले क्वेश्चन आपके दिमाग में फिट होने वाले हैं। ठीक है, इस टाइप का कर दिया, कैसे करते हैं वो सब मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसको बराबर करना है। ठीक है, अब सुनो, सबसे पहले अपन इसका डायग्राम बनाते हैं जी। आइसबर्ग हो गया। ठीक है, उसने क्या बोल दिया, 50% ऑफ वॉल्यूम एबव द सी सरफेस। आपने सी सरफेस बना दिया। ठीक है, 15% ऑफ वॉल्यूम, यानी कि इसका मतलब क्या होगा, 0.15 बी। समझ में आ गया? अब 15% है तो यहाँ क्या बचेगा, 85% ऑफ बी। चीज समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं आने वाली कि तो सर यहाँ तक तो आ गया। अब कैसे करोगे, अब देखो इसको पहले ड्राइव करना सीख लो, कैसे करोगे। देखो वेट क्या होता है, डब्ल्यू क्या होता है, डब्ल्यू इक्वल टू एम जी, आपने पढ़ा है। देखो डब्ल्यू इक्वल टू एम जी, यही होता है वेट। समझ में आ गया? और मास क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास पर वॉल्यूम, ये भी होता है। देखो होता है कि नहीं, या मास इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो यानी कि जो वेट इक्वल टू लिख सकता हूं मैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू जी। ये चीज समझ में आ गई, ये चीज तो आप लिख सकते हो। ठीक है, तो यानी कि मैं एक काम करता हूं कि जो वेट ऑफ बॉडी है उसके यहां मैं क्या लिख दूं, देखो कन्वर्ट कैसे करेंगे, इसके यहां मैं लिख दूं रो बी और जी। ठीक है, एक चीज यहाँ पे वेट ऑफ बॉडी समझ में आ गई। ठीक है, जो फोर्स है वो भी इसी टाइप का होता है, बायोन्सी फोर्स भी एक ही टाइप का, मतलब इसको भी रो बी जी लिख सकते हैं, मतलब फोर्स वेट बराबर हो गए। ठीक है, एक चीज समझ में आ गई, ये चीज तो समझ में आ गई, यानी कि जो बायोन्सी फोर्स वाला है, जो बॉडी वाला अलग अलग है, दोनों को बराबर करना कैसे। अब देखो अपन को क्या करना है, बायोन्सी फोर्स की बात करूं तो बायोन्सी फोर्स कहां लगेगा, जहां पे देखो बॉडी, ये क्या है, फ्री सरफेस के नीचे, यही ये सी वाटर है, बाकी तो ऊपर है, तो उसका तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो यानी कि बायोन्सी फोर्स कहां लगेगा, जब वाटर के अंदर होगा, सी वाटर में, इसको। यानी कि अपन क्या करें, वॉल्यूम है। अब ये बताओ रो बीजी होता है, रो बीजी होता है। अब देखो रो ऑफ सी वाटर हो जाएगा पहली बात। ठीक है, वॉल्यूम, अब वॉल्यूम को क्या, वॉल्यूम मतलब सी वाटर, वॉल्यूम क्या हो जाएगा 0.85 बी। ठीक है, रो बी और जी, यहां तक समझ। इक्वल टू में वेट ऑफ बॉडी करना है, वेट ऑफ बॉडी करोगे तो देखो बॉडी का क्या हो जाएगा, रो ऑफ बॉडी इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू जी। यहां तक तो आपको कोई डाउट नहीं होने वाला। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया, आपको मालूम है, देखो यहां पे मैंने क्या किया, सी वाटर लिख दिया इंटू जी कर दिया। ठीक है, इक्वल टू 0.85 बी हो गया, इक्वल टू इधर देखो रो ऑफ बॉडी कर दिया मैंने इंटू बी ऑफ बॉडी, सॉरी इंटू जी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, बॉडी का वॉल्यूम। अब देखो मैंने क्या किया, आपको मालूम है कि स्पेसिफिक वेट क्या होता है, रो इंटू जी, यही होता है ना। तो ये बताओ, मैं रो इंटू जी यहाँ स्पेसिफिक सी ऑफ वाटर लिख सकता हूँ, और स्पेसिफिक वेट ऑफ सी वाटर गिवन है, यानी कि इसके यहाँ मैं स्पेसिफिक वेट ऑफ सी वाटर लिख सकता हूँ। क्या लिख सकते हो, यानी कि लिख सकते हो क्या ना सर, तो इसके यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 10.5 की वैल्यू लिख सकता हूँ, यहाँ क्या हो जाएगा 0.85 बी। ठीक है, रो ऑफ बॉडी है। अब अपन को स्पेसिफिक वेट ऑफ आइसबर्ग चाहिए, यानी कि इसके यहाँ क्या लिख सकता हूँ, स्पेसिफिक वेट ऑफ आइसबर्ग, मतलब बॉडी का मतलब क्या है, आइसबर्ग ही है। ठीक है, इनटू वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम तो पूरा हो जाएगा, बॉडी का वॉल्यूम बी हो गया। ठीक है, तो बी से बी कैंसल आउट कर सकता हूं। ठीक है, तो आपका जो स्पेसिफिक वेट ऑफ आइसबर्ग फाइंड आउट करना है, स्पेसिफिक वेट ऑफ आइसबर्ग। ठीक है, आइसबर्ग को क्या लिख सकता हूँ, 10.5 इंटू 0.85। इसको आप सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। इसको मैं सॉल्व करके देखता हूँ, जो आपका आंसर आया, ठीक है, वो हो जाएगा 925 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। स्पेसिफिक वेट है ये आपका आंसर होगा। आप इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है,
अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a 15 centimeter length of steel rod with relative density of 7.4 is submerged in 2-layer fluid. The bottom of layer is mercury and top of layer is water. The height of top of surface of the rod above the liquid interface सेंटीमीटर है, मतलब वैल्यू अपन को चाहिए सेंटीमीटर में। यूनिट का बड़ा ही ध्यान दिया करो क्वेश्चन में, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, इसका एक मैं रॉड डायग्राम बनाता है। एक रॉड बना ली मैंने, ठीक है भैया, रॉड बन गई। क्वेश्चन में जो बोला कर दो, कितने सेंटीमीटर की, 15 सेंटीमीटर की, ठीक है, 15 सेंटीमीटर की, 15 सेंटीमीटर की रॉड बना ली। 2 लेयर में है भाई साहब, 2 लेयर कर दिया अपन ने, ठीक है। क्वेश्चन में क्या, बॉटम ऑफ लेयर इज मरकरी, मतलब जो बॉटम लेयर है यहाँ क्या है, मरकरी, मरकरी मतलब Hg, ठीक है। टॉप लेयर में क्या है, वाटर है भैया, वाटर भर दो। वाटर ब्लू वाले से करते हैं ना, ब्लू, ठीक है। वाटर मतलब ब्लू, ब्लू ब्लू है ना, आज है पानी पानी, लो पानी पानी हो गया। अब अपन ने कर दिया, फिर उसके बाद उसने क्या कहा, सरफेस ऑफ द रॉड एबव द लिक्विड इंटर, मतलब एबव वाला चाहिए, यानी कि ऊपर वाला। एक काम करो, इसको मैं x मान लेता हूं, और इसको क्या हो जाएगा 15 माइनस x। ये चीज तो समझ में आ गई, एक चीज तो अपन को बिल्कुल समझ में आ गई है। बस इसमें वही चीज करने वाले, मैंने क्या बोला था, बायंसी फोर्स को वेट ऑफ बॉडी के बराबर कर दो, आपका आंसर फिनिश। अब देखो बायंसी फोर्स 2 में लगने वाला, क्योंकि देखो ये भी है ये भी है, तो Hg हो गया, वाटर हो गया, यानी कि अपन एक काम कर सकते हैं, Fb1 प्लस Fb2 इक्वल टू वेट ऑफ बॉडी। इसको कर सकते हैं कि नहीं, वेट ऑफ बॉडी, इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, यदि मैंने वही, देखो वही करना है क्या, रो इंटू बी इंटू जी, यही वाला फॉर्मूला सब में लगना है, हमेशा याद रखना, ठीक है। अब देखो इसको कन्वर्ट करते हैं, Fb1 की बाद वाटर है, यानी कि देखो यदि मैं क्या कर सकता हूँ, रो ऑफ वाटर लिख सकता हूँ यहाँ, सिंपल सी, ठीक है। F1 की बात कर लूं, फर्स्ट वाला ये हो गया, ठीक है, सेकंड वाला ये हो गया। Fb1 मतलब रो वाटर हो गया। वॉल्यूम ऑफ वाटर की बात करता हूं, तो ठीक है, तो अपन एक काम कर सकते हैं इसमें, क्या, वॉल्यूम ऑफ वाटर की बात कर दो, वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो भाई, वॉल्यूम को एक चीज रख सकते, एरिया इंटू विड्थ, कोई भी, एरिया इंटू डेप्थ भी लिख सकते हैं, कुछ भी कर दो, एक्स वाई डेप्थ, कुछ भी कर दो, वॉल्यूम, ठीक है। अब देखो यहाँ एरिया लिख सकते हैं, एरिया। अब इसमें एक देखो एक्स डेप्थ हो गई, एक्स लिख दिया, ये वॉल्यूम हो गया अपना, ठीक है, जी जे हुआ देखो। प्लस Fb2 की बात करते हैं, देखो Fb2 सेकंड वाला हो गया, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, रो इंटू Hg, Hg का डेंसिटी इंटू एरिया लिख सकते हैं, इसका डेप्थ कितना है 15 माइनस एक्स, ठीक है, ये हो गया इक्वल टू वेट ऑफ बॉडी का बात करते हैं, ठीक है। वेट ऑफ बॉडी की बात करते हैं, रो ऑफ बॉडी इंटू, ठीक है। अब एरिया, इसका भी एरिया इंटू 15 हो जाता है। यहां तक समझ में आएगा। अब देखो कुछ नहीं करना है अपन को, देखो रो ऑफ वाटर, अब एक काम करना, ठीक है, अपन क्या करेंगे, देखो रो ऑफ वाटर डेंसिटी एक ही फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, कैसे, देखो जो रो ऑफ वाटर होता है 1000 होता है, मैंने 1000 लिख दिया, ठीक है, एरिया लिख लिया x, अब x जो कहते हैं लिख लिया, g लिख लिया, प्लस रो ऑफ Hg क्या होता है 13600, यही होता है, इंटू एरिया इंटू, अब देखना 15 है, 15 को मैंने क्या किया सेंटीमीटर में, अब ये वाली वैल्यू मीटर में चल रही है, तो एक काम करो इसको 0.15 कर लो, ठीक है, माइनस एक्स लास्ट में चेंज कर लेंगे, ठीक है। रो ऑफ बॉडी इंटू एरिया, इसको भी 0.15, थोड़ा मैं इसको रफ कर दूं, फिर करता हूं, आगे सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे, यहाँ से लिखता हूं मैं, ठीक है, 1000 हो गया इंटू ए हो गया इंटू एक्स हो गया, ठीक है, इंटू जी हो गया, प्लस 13600 इंटू ए, ठीक है। जे क्या है, मरकरी की डेंसिटी है, याद रखना, ठीक है, 0.15 माइनस एक्स इक्वल टू, अब रो ऑफ बॉडी की बात करते हैं। रो ऑफ बॉडी में उस क्वेश्चन में दिया था क्या, क्वेश्चन में उसने रिलेटिव डेंसिटी दी थी। अब जब रिलेटिव डेंसिटी यानी कि 7.4 है, इसमें 1000 का इंटू कर दूंगा तो रो ऑफ बॉडी आ गया, ठीक है, इंटू एरिया हो गया इंटू 0.15। अब नहीं आपको दिक्कत आने वाली भाई, अब करो सॉल्व। देखो एरिया एरिया एरिया, ठीक है, बॉडी समझ में आ गया,
ठीक है। जी भूल गए क्या? जी है यहाँ पे, ध्यान देना, ठीक है। लिख तो रहे हैं, कहीं कहीं जी नहीं लिखा है क्या? इधर देखो, ये जी है, ये जी है। कटना तो है ही उसको, इसलिए मैं पहले ही छोड़ दिया, ठीक है। फिर भी इसको काट दो, आप काटो, लो काटो, ठीक है। अब इसको देखो क्या हो जाएगा, 1000 इंटू एक्स, ठीक है, यही है, प्लस इंटू 0.15 माइनस एक्स इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 0.15। अब x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, सॉल्व कर लो इसको। जब सॉल्व करोगे आपको तो जो आंसर आने वाला है वो x इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, 0.0738। आप सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा मीटर। n की आंसर ये हो गया। अब उसने जो वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर के लिए क्या करेंगे, 100 का इंटू कर देंगे, यानी 7.38 सेंटीमीटर, ठीक है। इस टाइप का है। स्टार्ट करते हैं। देखो फ्लूइड टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है न्यूटोनियन, दूसरा होता है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, ठीक है। न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होते हैं, ऐसे फ्लूइड जो न्यूटन्स लॉ को फॉलो करें, यानी कि टाउ इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई। इसके जो एग्जाम्पल होते हैं वाटर, एयर, एल्कोहल, ग्लिसरीन, ठीक है। सेकेंड हो गया नॉन न्यूटोनियन, मतलब ऐसे फ्लूइड जो न्यूटन्स लॉ को फॉलो ना करें, मतलब टाउ डज नॉट इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई। इसको पावर्स लॉ ऑफ फ्लूइड भी बोलते हैं, इसको ओस्टवाल्ड इक्वेशन बोल देते हैं। टाउ इक्वल टू 8 डी यू अपॉन डी वाई की पावर n प्लस बी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब नॉन न्यूटोनियन पढ़ते हैं। फर्स्ट होता है डायलाटेंट, सेकंड होता है सूडोप्लास्टिक, थर्ड होता है भिंगम प्लास्टिक, और फोर्थ होता है थिकजोट्रोपिक फ्लूइड। अब एक एक को डिस्क्राइब करते हैं। देखो फर्स्ट हो गया डायलाटेंट। डायलाटेंट फ्लूइड को अपन शियर थिकनेस फ्लूइड भी बोलते हैं, ठीक है। इसकी बी इक्वल टू 0, एन इज ग्रेटर देन 1। देखो बी कांस्टेंट है यहाँ और एन कांस्टेंट पावर है, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या हो गए, स्टार्च इन वाटर और सिली पुट्टी, दो हो गए, ठीक है। अब इसका जो रेजिस्टेंस फोर्स होता है वो डायलाटेंट फ्लूइड में इंक्रीज होता है, तो शियर स्ट्रेस भी इंक्रीज होगा और डायनामिक विस्कोसिटी भी इंक्रीज होगी। अब देखो इसको शियर थिकनेस फ्लूइड क्यों बोला, देखो स्टार्च इन वाटर, वाटर में यदि आपने स्टार्च को मिला दिया तो क्या हो जाता है, थोड़ा सा गाढ़ा मोटा टाइप की लेयर बन जाएगी, मोटी लेयर, थिकिंग लेयर, इसी को इसलिए बोल दिया थिकनेस फ्लूइड, एग्जांपल हो गया, ठीक है। अब सूडोप्लास्टिक की बात करते हैं, इसको बोलते हैं शियर थिनिंग फ्लूइड। क्यों, बताता हूं। देखो इसमें v की वैल्यू b इक्वल टू 0 होता है, n इज लेस देन 1। एग्जांपल ब्लड, मिल्क, कॉस्मेटिक सिस्टम, ठीक है, कोलाइडियल सॉल्यूशन। इसका जो रेजिस्टेंस फोर्स होता है वो डिक्रीज हो जाता है, इसलिए शियर स्ट्रेस भी डिक्रीज होगा और डायनामिक विस्कोसिटी भी डिक्रीज होगी। अब आप देखना कि मैंने कहा शियर थिनिंग फ्लूइड, क्यों, क्योंकि ब्लड और मिल्क देखो बिल्कुल पतला होता है, ठीक है, इसलिए इसको क्या शियर थिनिंग फ्लूइड बोल दिया। दो हो गए। थर्ड देखते हैं भिंगम प्लास्टिक फ्लूइड। भिंगम प्लास्टिक में क्या होता है, आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड भी बोलते हैं। इसमें v की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0 और n की वैल्यू 1 के बराबर होती है, ठीक है। एग्जांपल टूथपेस्ट हो गया, मटकेले हो गया, सीवेज, स्लज हो गया, ठीक है। देखो भिंगम प्लास्टिक में क्या होता है, यदि आप देखें तो आप देखो टूथपेस्ट होता है आपका, टूथपेस्ट को आप ऐसे दबाते हैं, ठीक है, बहुत दबाते हैं ना, और फिर उसके बाद निकलता है, तो एग्जांपल यही वाला है, ठीक है, भिंगम प्लास्टिक। उसमें एक फोर्स टाइप का लग जाता है, ठीक है, फोर्स टाइप का लग जाता है। तो यहाँ पे एक चीज और हो जाती है, जो b इक्वल टू हो जाता है वो टाउ 0 के बराबर हो जाता है, यानी कि टाउ 0 के बराबर हो जाएगा, तो यही है, ठीक है। ये शियर फोर्स एक शियर स्ट्रेस टाइप का लगता है, ऐसे दबाते हो आप, स्ट्रेस टाइप का लगता है, फिर उसके बाद निकलता है, ठीक है, ये हो गया। थिकजोट्रोपिक की बात करूं, n डज नॉट इक्वल टू 0, b डज नॉट इक्वल टू 0, n इज ग्रेटर देन 1 और n इज लेस देन 1। इसका मतलब क्या होगा, n की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होगी, b की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होगी, लेकिन n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 भी हो सकती, लेस देन 1 भी हो सकती। एग्जांपल है प्रिंटरिंग और पेंट। अब देखो एक और आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कभी क्वेश्चन आ जाता है कि टाइम के रिस्पेक्ट में कौन कौन से फ्लूइड होते हैं। देखो एक होता है रियोपेक्टिक, एक होता है थिकजोट्रोपिक, ठीक है। रियोपेक्टिक में क्या होता है, शियर स्ट्रेस इंक्रीज होता है, और थिकजोट्रोपिक में क्या होता है, शियर स्ट्रेस डिक्रीज होता है। रियोपेक्टिक की जो एग्जांपल है वो है जिप्सम प्लास्टर, और इसके जो थिकजोट्रोपिक के एग्जांपल है वो एंटीबायोटिक मेडिसिन जितनी भी होती है, ठीक है। इसका जो ग्राफ होता है देखो शियर स्ट्रेस और टाइम के बीच बनता है, तो देखो अपन ने क्या बोला, शियर स्ट्रेस इसमें इंक्रीज होता है, ठीक है। रियोपेक्ट में देखो तो इस टाइप की इंक्रीज हो गया, शियर स्ट्रेस डिक्रीज होता है, थिकजोट्रोपिक इस नीचे टाइप को बन गया।
तो ये आपका ग्राफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा ग्राफ ये देखते हैं शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन के बीच में। देखो यदि आपका देखो इस टाइप का ग्राफ देखो ये बना, एक सीधी लाइन जाएगी इस टाइप की, देखो ये लाइन गई, इसको बोलते हैं न्यूटोनियन फ्लो, ठीक है, न्यूटन लॉ वाली है ये, ठीक है। अब देखो यदि आपका ग्राफ इस टाइप का बनता है इसको डायलाटेंट फ्लूइड बोलते हैं, आपका ग्राफ इस टाइप का बनता है इसको सूडोप्लास्टिक बोलते हैं, देखो ऊपर वाली जो लाइन गई इसको भिंगम प्लास्टिक बोलते हैं, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस वाले ग्राफ को आप याद कर लेना, इसको देख लेना इसको पूरा, ठीक है। एक पिक ले लेना बढ़िया सी, एकदम बढ़िया, इसको देख लेना, ठीक है, बढ़िया मैंने समझा दिया है। और फ्लूइड इसी से आते हैं क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट देखते हैं, देखो प्रेशर की बात करते हैं। प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहले इसको टिक करना, ठीक है। प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी होती है, क्वेश्चन आता है, ठीक है। दूसरा प्रेशर इक्वल टू एफ अपॉन ए, एफ क्या फोर्स है, ए इज द एरिया, मतलब इट इज द रेशियो ऑफ द फोर्स टू एरिया। फोर्स पर एरिया क्या होता है, प्रेशर। प्रेशर की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, उसी को आप क्या बोलते हैं, पास्कल, ठीक है। और 1 बार इक्वल टू होती है 10⁵ पास्कल, ठीक है। और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू या 1 atm इक्वल टू होता है 101325, ठीक है। तो ये आपका प्रेशर होगा। प्रेशर डिवाइस पढ़ते हैं वो कैसे है देखते हैं। 1 atm इक्वल टू क्या होता है 101325 पास्कल होता है, याद रखना, ठीक है। प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस देखो, फर्स्ट होता है बैरोमीटर, सेकंड होता है पीजोमीटर, थर्ड होता है मैनोमीटर, ध्यान से पढ़ना, ठीक है। यदि आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर फाइंड आउट करना तो बैरोमीटर के द्वारा करते हैं, ठीक है। गेज प्रेशर पीजोमीटर के द्वारा, और जो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है वो मैनोमीटर के द्वारा करते हैं, ठीक है। अब दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट, ठीक है। कैसे, देखो हमेशा याद रखना, देखो ये वाला आपका हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो हमेशा इसमें देखना, इस वाले डायग्राम को दिमाग में फिट कर लेना, ठीक है जी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। यदि मेरे को एब्सोल्यूट प्रेशर चाहिए तो मैंने क्या किया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में गेज प्रेशर को ऐड कर दिया, तो आपको क्या मिल गया, एब्सोल्यूट प्रेशर मिल गया, इधर देखो, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में मैंने वैक्यूम प्रेशर को माइनस कर दिया, देखो इससे नीचे जा रहा माइनस है, यानी माइनस कर दिया, फिर एब्सोल्यूट प्रेशर मिल गया। मतलब दोनों टर्म में मिलना तो एब्सोल्यूट प्रेशर है, लेकिन याद रखना कि अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर में गेज प्रेशर को ऐड करोगे एब्सोल्यूट प्रेशर मिलता है, और यदि आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर में वैक्यूम प्रेशर को माइनस कर दोगे तो एब्सोल्यूट प्रेशर ठीक मिलता है, ठीक है। तो आपको दो चीजें याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन बहुत आता है, उस बोल देगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, इसमें रिलेशन दे देगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, 2-3 दे देगा ऑप्शन, तो आप कर लेना, ठीक है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा अपने प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फाइंड द प्रेशर रिप्रेजेंटेड बाय अ कॉलम of 10 centimeter of water if specific weight of water is taken as 10 kilonewton per meter cube। देखो क्वेश्चन सॉल्व करने की वही आसान सी ट्रिक। सबसे पहले क्या लिखे, गिवन, गिवन में क्या है, फाइंड द प्रेशर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। उसने क्या दे दिया, एच की वैल्यू गिवन कर दी, एच इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा, यानी कि अपन ने क्या लिख दिया 10⁻⁻1 मीटर, या इसको लिख सकते हैं 0.1 मीटर, ठीक है। एक चीज ये हो गई। फिर उसके बाद उसने क्या दे दिया, स्पेसिफिक वेट यानी कि W की वैल्यू दे दी 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब उसने आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड करना है प्रेशर, ठीक है। देखो प्रेशर की जो फॉर्मूला होता है वो होता है ρgh, हमेशा याद रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ρgh हो गया। अब आप बताओ जो स्पेसिफिक वेट होता है W, ऐसे लिखो, स्पेसिफिक वेट W इक्वल टू ρg होता है, ठीक है। स्पेसिफिक वेट W इक्वल टू ρg, यानी कि मैं P इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, W इंटू H लिख सकता हूं, ठीक है। अब W की वैल्यू क्या है, W की वैल्यू तो गिवन है, क्या स्पेसिफिक वेट कितना है 10, H की वैल्यू क्या है 0.1, यानी कि यदि सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 मीटर, सॉरी क्या हो जाएगा 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि जो P की वैल्यू हो जाएगी 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। आपको यूनिट में दिक्कत आए ना तो डायरेक्ट लिख लिया करो, कैसे मैं बता रहा हूं। देखो
अपन ने 10 इंटू किया, 10 की यूनिट क्या थी, इधर देखो 10 की यूनिट थी अपनी 0.1 मीटर, ऐसे लिख लिया करो, ठीक है, इंटू, ठीक है, 0.1 मीटर, एक हो गया 0.1 मीटर और दूसरा क्या होगा 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब इसको कैंसिल कर दो तो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गया, तो ये हो गया। तो आपका आंसर P इक्वल टू 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्रेशर किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, डिवाइस आती है, तो उसको देख लेना। नेक्स्ट देख, लाख दलदल हो पर पांव जमाए रखना, हाथ खाली ही सही मगर उठाए रखना, कौन कहता है छलनी में पानी नहीं रुकता, बर्फ बनने तक विश्वास बनाए रखना। आज का भंडारा कैसा लगा? यदि भंडारा वाकई में आज का अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, इस भंडारे को शेयर करना। नेक्स्ट डे जो भंडारा होना है उसमें आपको आना है, साथ में अपने मित्रों को लाना है। थैंक यू।